हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और हृदय की गहराइयों से आपका अपने चैनल अजीत मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इन्फॉर्मेटिक्स और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के जमाने की जानी मानी कंपनी में नौकरी छोड़कर खुद को इंडियन नेशन में झोंक दिया पूरी तरह से। हमारे भारत में जितनी भी बुराइयां थी, हर एक बुराई को खत्म करके रख दिया, भारत से मिटा कर रख दिया। जैसे बहुत सारी बुराइयां उस टाइम में हमारे समाज में थी, सती सिस्टम, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी हमारे समाज में जिनको कोई खत्म नहीं कर सकता था। और आज भारत को उन्होंने हर एक कुरीतियों से, हर एक बीमारी से, हर एक बुराइयों से छुटकारा दिला दिया और आज उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से दुनिया जानती है। दुनिया उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानती है। न जाने कितने बड़े बड़े काम कर कर वो चले गए, कितना बड़ा सोशल रिफॉर्मर कहला कर चले गए। हर एक छोटी से लेकर बड़ी कुरीतियों को भारत से मिटा कर रख दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। वो अकेले पूरे भारत में ऐसे पहले सोशल रिफॉर्मर थे जो हर एक व्यक्ति के विचारों में सुधार लाए और हर एक कुरीतियां, हर एक बुराई को बदल कर रख दिया और भारत से खदेड़ कर रख दिया और उन बुराइयों से भारत को मुक्त कराया। राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल्ड में आगे पढ़ते हैं। वो क्या थे और कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स, एज अ सोशल रिफॉर्मर्स की तरह उन्होंने काम किया, रिलीजियस रिफॉर्मर की तरह उन्होंने काम किया, एजुकेशनलिस्ट की तरह उन्होंने काम किया। तो अब आगे हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए और किस तरह वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आज कहलाते हैं। एक तरह से दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय को आप इंडिया के सुपर हीरो कह सकते हैं कि ये इंडिया के सुपर हीरो थे, क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी रिसर्च से, अपनी स्टडी से इन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। हर एक इंसान की अब बोलती बंद कर दी। जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, जो बड़े बड़े धर्म के लालच में आकर, पैसों के लालच में आकर हमारी इंडिया में अनेक बुराइयों को चलवा रहे थे, मतलब इन्होंने अपने ज्ञान से पूरे साम्राज्य को बदल कर रख दिया। सबकी बोलती इस तरह से बंद कर दी कि इस साइंटिफिक तर्क से दूसरे आदमी से बात करते थे। इनका बात करने का तरीका और नजरिया दोनों अलग थे, क्योंकि आपको पता है इनका नाम ही कुछ ऐसा है जो मतलब हमारे रचयिता हैं, हमारे गॉड हैं, उन्होंने ऑलरेडी इनके नाम में ऐसा कि राजा राम मोहन रॉय, हर एक वर्ड राजा मतलब पूरे साम्राज्य का राजा, राम हमारा राम रहीम गॉड हमारा भगवान, सारे नाम इनके ऐसे थे कि हर एक वर्ड इनके नाम का उनका एक अलग मीनिंग निकलता था। तो क्या क्या कहकर आप इनको पुकारोगे? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न भारत के फादर इनको कहा जाता था। फादर ऑफ जर्नलिज्म इनको कहा जाता था। फादर ऑफ रेनेसा इनको बोला जाता था। इनके जितने भी सारे टाइटल थे, अलग अलग लोगों ने, हम, मैं, आप जैसे लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इनको अलग अलग टाइटल दिया हुआ था। जैसे अगर मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ और मैं कुछ डिटेल्ड में इनका ज्ञान लेता हूँ तो मैं इनका नाम कुछ अलग दूंगा। तो इसी तरह से इनका नाम, जैसे क्या क्या नाम कहकर आप इनको पुकार सकते हो? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ जर्नलिज्म, फादर ऑफ रेनेसा, बहुत सारे इनके जो टाइटल थे। और ये ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने उस समय जब कोई बोल तक नहीं सकता था, जब कोई किसी के खिलाफ खड़ा तक नहीं हो सकता था, उस समय इन्होंने हर एक कुरीतियों को, हर एक जितनी भी बुराइयां थी उनको बदल कर रख दिया। और बड़े बड़े लोग जो धर्म के ठेकेदार थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, इन्होंने अपने तर्क, अपने वितर्क, अपने बात करने के तरीके, अपनी शांति समृद्धि से उन सारे ठेकेदारों के विचार को बदल कर रख दिया। और इन्होंने मतलब एक तरीका ही बदल दिया हर एक बुराई का, हर एक कुरीति का। दोस्तों आपको पता है वो एक ऐसा जमाना था, आज से कई सौ साल पहले, उस टाइम आप किसी के सामने बोल तक नहीं सकते थे, आप आवाज तक नहीं उठा सकते थे। एक से एक ऐसी क्रूतियां थी कि आपको जिंदा जला सकते थे, वहीं पे जिंदा जलाने के हकदार थे। ऐसी ऐसी क्रूतियां थी उस टाइम पे। आप भीड़ के बीच में खड़े होकर आप अपनी बात तक नहीं कह सकते थे। तो ऐसे टाइम में उन क्रूतियों को बदलना, ऐसे टाइम में उन क्रूतियों को बदलना कितना बड़ा काम है। दैट्स वाई वी कैन से हिम सुपर हीरो ऑफ इंडिया।
तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपका इनके बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, राजा राम मोहन रॉय एक इंडियन रिलीजियस थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशन रिफॉर्मर थे और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा। एक सभा बनाई गई थी ब्रह्म सभा, उसका मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो उन्हें उसके फाउंडर भी थे। दोस्तों इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर में हुआ था, जो बंगाल में है, इंडिया। नेशनैलिटी तो दोस्तों आप नाम से ही जान सकते हैं, इंडियन है। आपको पता भी होगा, आपने हिस्ट्री में कई कई बार पढ़ा भी होगा। इन्होंने मूवमेंट चलाए थे, सती सिस्टम प्रथा प्रथा को मिटाया था। आगे इनके बारे में बताऊंगा मैं, तो आपको पता है ये इंडियन थे। इनका दूसरा नाम था हेराल्ड ऑफ न्यू एज। इनका नाम था हेराल्ड, मतलब जो घटना होने वाली है उसको रोकना, उसको बंद करना, कोई बुराई कृति को बंद करना, कॉल्ड दी हेराल्ड ऑफ न्यू एज। इनका ऑक्यूपेशन भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, रिलीजियस, सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। दोस्तों 27 सितंबर 1833 को ये मर गए थे, जब ये 60 से 61 साल के थे। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और इनकी मौत आपको बता दूं इंग्लैंड में हुई थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको हम सुपर हीरो कह सकते हैं। और दोस्तों सुपर हीरो इनको बोलना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े और सबसे पहले रिफॉर्मर थे, सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर थे। और उस टाइम जब हालात नियंत्रित नहीं थे, हालात अच्छे नहीं थे, ऐसे हालों में, ऐसे हालातों में आवाज उठाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई, जो धर्म गुरु थे, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, वो अपनी बात चलाते थे, वो अपने रूल चलाते थे। तो ऐसे हालातों में आवाज उठाना बहुत मुश्किल हालातों से गुजरना था। एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस सिचुएशन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, अदरवाइज कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा ऐसे हालातों में जब आप आवाज उठाएंगे। तो आइए अब इनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपने गांव से ही अपनी जो शिक्षा थी वह प्राप्त की थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव से ही प्राप्त की थी। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था, वो एक वैष्णव थे। इनके पिता इन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए पटना भेज दिया था, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए उन्होंने इनको पटना भेज दिया। ये पढ़ने के लिए पटना चले गए। और दोस्तों पटना जाने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और इन्हें काफ़ी लैंग्वेजेस का ज्ञान था। इनको काफ़ी लैंग्वेजेस इन्होंने यहाँ से सीखी जब ये 15 वर्ष के थे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ध्यान दीजिए, जब ये 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष की आयु में इन्होंने बांग्ला, पारसी, अरबी और संस्कृत को सीख लिया था। और इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष की आयु में एक बच्चा 6 से 7 भाषाएं सीखता है, तो वो कितना बुद्धिमान होगा, कितना, मतलब उसका दिमाग कितना तेज होगा और कितना पढ़ाई में वो अच्छा होगा, आप इसी लाइन से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध थे। जितनी भी ये परंपराएं थी, ये परंपरा बनाई हुई थी, वो इन सब से बिल्कुल अलग थे, इनके बिल्कुल विपरीत थे। यही नहीं, जितनी सभी प्रकार की जितनी सामाजिक चीजें होती हैं और जितने अंधविश्वास थे, आप जानते हैं अब तो खैर इतना नहीं रहा, अब भी है, अभी है लेकिन कम है। लेकिन पहले जो अंधविश्वास थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये उसने बोला है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला है, जितने अंधविश्वास थे वो उन सब के खिलाफ थे। लेकिन दूसरी तरफ इनके पिता रूढ़िवादी हिंदू थे, एक कट्टर हिंदू थे। तो दोस्तों हो गया ना गड़बड़ी। एक तरफ बेटा उसी चीज के विपरीत और पिता उसी के पक्ष में, तो कुछ ना कुछ तो होना था। तो इन्होंने छोटी सी उम्र में, इनके पिता से इनके झगड़े चलते थे इस बात पे, तो धर्म को लेकर मतलब मतभेद, इनके पिता उस पक्ष में थे जो धर्म को लेकर मतभेद थे और जो अंधविश्वास थे। लेकिन ये ऐसे कामों में नहीं थे, इनको मतलब वो सब अच्छा नहीं लगता था, वो नहीं चाहते थे। दे आर ह्यूमनिस्ट, वो एक ह्यूमनिस्ट थे, अच्छे इंसान थे। तो छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर त्याग करके हिमालय और तिब्बत की यात्रा पर निकल गए।
तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इनकी जो माताजी थी उनका नाम तारिणी देवी था। इनके जो विचार थे, इनकी कास्ट से, मतलब जो इनकी कास्ट थी, ब्राह्मण थे कास्ट से, लेकिन इनके जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। जो एक ब्राह्मण के विचार होते हैं उनसे मतलब बिल्कुल हटकर थे, बिल्कुल अलग थे, कतई भी मैच नहीं होते थे इनकी कास्ट से इनके विचार। और हर एक धर्म की, इन्हें क्रिश्चियन से लेकर इस्लाम तक की, हिंदू तक की, हिंदू तो ये थे ही, इन्हें हर एक धर्म की नॉलेज थी और काफी अच्छी नॉलेज थी। जैसे ही ये घर छोड़कर गए, जब पिछली बार भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये घर छोड़कर गए थे, काफी जगह गए। जैसे इंसान घर छोड़ता है तो बिछड़ता है अपने पथ से, कहीं कहीं बिछड़ता हुआ, कभी कहीं ठोकर लगती है तो कभी कहीं ठोकर लगती है, और घर से निकलने के बाद असली वैल्यू का पता लगता है। तो काफी चीजों का इन्होंने, बहुत बड़ा ज्ञान था इनको ऑलरेडी, लेकिन जैसे ही कहीं इनको ठोकर लगी, जैसे ही चलते गए, तो इनको और ज्ञान बढ़ता गया और ज़्यादा दुनिया का एक्सपीरियंस हो गया। तो अब भूला बिछड़ा घर वापस आना ही था। तो उसके बाद ये घर लौटकर वापस आए, कुछ समय बाद ये घर पे आ गए। और फिर इनको जैसे ये आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी अच्छी जॉब मिली। अब ये ठहरे, जॉब करने वाले कहाँ थे? जॉब करने वाले नहीं थे, इनको बनना था सोशल रिफॉर्मर, बनना था रिलीजियस रिफॉर्मर। हमारे जो दुनिया में जो चल रहा था, इनको तो वो सब करना था। तो ये कहाँ नौकरी करने वाले थे? तो उस समय इन्होंने वो नौकरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी को ठुकरा दिया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसी दौरान हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमारा जो समाज था उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस टाइम काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स हमारे समाज में चल रही थी। तो तीन ऐसी बड़ी समस्याएं मैं आपको बताऊंगा जो उस टाइम हमारे भारत में चल रही थी, हमारे लोगों की पिछड़ी हुई सोच की वजह से। तो उनमें से सबसे पहली समस्या थी चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज आप नाम से समझ चुके होंगे, यानी कि बच्चों की शादी कर देना। अब वो बच्चे थे कैसे? कोई 18 साल के बच्चे नहीं थे। मैं 18 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। उस टाइम छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो 5 से 6 साल की बच्चियां थी। मतलब 5 से 6 साल की बच्चियों की शादी की जाती थी। और मैं आपको बताऊंगा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 5 से 6 साल की बच्ची की शादी 60 से 70 ईयर्स ओल्ड मैन के साथ की जाती थी। और ये सबसे खतरनाक कुरीति थी उस टाइम की। एक सबसे बड़ा सोशल इशू, सोशल एविल था, धब्बा था हमारे समाज के लिए। और आप जानते हैं, 5 साल की बच्ची की शादी 60 ईयर्स ओल्ड मैन से करना कितनी शर्म की बात है। 5 साल की बच्ची, कोई मैच्योरिटी नहीं होती उस टाइम, और उसे शादी से गुजरना पड़ता था ऐसे बड़े सोशल एविल से। और इतना ही नहीं, उनको मार भी दिया जाता था। उस बुराई, उस क्रूरति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और न जाने इससे कितनी बेटियों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हुई, कितनी जिंदगी तबाह हुई इस क्रूरति से। दूसरी और खतरनाक बुराई, एक से ज्यादा शादी करना। एक आदमी दो, तीन, चार, या जितना उसका मन करे उतनी औरतों के साथ शादी कर सकता था। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की। तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या, सती सिस्टम। सती सिस्टम के बारे में आपने सुना भी होगा और आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एक बहुत खतरनाक बुराई थी और इसका प्रभाव उनके जीवन में भी आया। उन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया, जब उन्होंने अपने ही भाई की पत्नी को अपने आगे जलते हुए देखा। तब उन्होंने ठान लिया था कि इस कुरीति को खत्म करके ही सांस लेना है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज सती सिस्टम और सती सिस्टम क्या था। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए किसी कारणवश हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उसकी वधू, जो उसकी वधू थी, और उसके जो मतलब जो उसकी वधू थी, उसके हस्बैंड था, जो उसकी जो वाइफ थी,
उसको उसके साथ, हस्बैंड के साथ चिता में जला दिया जाता था जिंदा। और ये एक ट्रेडिशन था कि उसको जलना ही जलना है। और जब इन्होंने अपने भाई की पत्नी को जलते हुए देखा तो उस दिन डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले इस प्रथा को खत्म करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप उस टाइम कितनी समस्या थी हमारे समाज में। सती सिस्टम, पर्दा प्रथा, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, और इन्होंने हर एक कुरीति को, हर एक बीमारी को खत्म करके रख दिया। दोस्तों आइडिया लगाइए, अगर आप आज उस टाइम, मतलब जो मेरा कहने का मतलब है, जो उस टाइम रूल थे वो आज होते तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाते? अपने ऊपर इस बात को लेके देखिए कि क्या आप इन बुराइयों के बीच एग्जिस्ट कर पाते? और उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और याद रखना हम बात कर रहे हैं सती सिस्टम की। कितनी खतरनाक प्रथा, बताइए क्या दोष था उस बेचारी लड़की का? उसे जलना ही जलना था हर हालात में। कितनी खतरनाक मौत, जरा सोचिए खुद पर एक बार। और इसी के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने आवाज उठाई। उसके बाद वो विलियम बेंटिक के पास गए और इन्होंने भी इसकी सहमति की कि हाँ ये गलत है, और पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ थी। मतलब इस बुराई, इस कुरीति के खिलाफ थी। और इसके बाद सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। ये एक्ट पास किया गया और उसको एक क्रिमिनल, इसको एक क्राइम लिस्ट में डाल दिया गया। सती सिस्टम को एक क्राइम लिस्ट में डाल दिया गया कि अगर अब कोई ऐसा करेगा तो उसको एक क्राइम माना जाएगा, और पूरी तरह से सती सिस्टम को बैन कर दिया गया। और अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और पूरी तरह से सती रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इसे बैन कर दिया गया। अब आता है रिलीजियस रिफॉर्म। इन्होंने वेदों और उपनिषदों को ज्यादा बल दिया, यानी कि वन गॉड एवरीवेयर। इन्होंने बताया कि घर से ही भगवान की उपासना की जा सकती है, भगवान का नाम जपा जा सकता है, और मंदिर, मतलब हमें कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हर एक चीज को इन्होंने तर्क के साथ बताया, साइंटिफिक वे में बताया। और जो आइडियल वर्शिप था, इन्होंने उन पे भी अटैक किया, मतलब उन चीजों के खिलाफ थे। इन्होंने बोला कि उन पे ध्यान मत दो। इनका मतलब था कि सोसाइटी पे ध्यान मत दो, जितनी भी गलत चीजें हैं उन पे ध्यान मत दो। और एज अ सोशल रिफॉर्मर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हिंदू कस्टम थे कुछ, जो मतलब कुछ चीजें थी इनको पसंद नहीं थी, और कुछ हिंदू कस्टम्स थे स्टार्टिंग में, जैसे कि सती सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, मैरिज इन्फेंटिसाइड, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्मर की तरह भी इन्होंने काम किया। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को, ब्रह्म सभा, उसकी स्थापना की, एक मूवमेंट चलाया जो सोशल एविल्स थे उनके खिलाफ। और इंटरकास्ट मैरिज, वुमेन एजुकेशन, इन सब के खिलाफ इनको सपोर्ट मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला। और फाइनली इन्होंने इन चीज़ों को बंद करा दिया, और इसीलिए हम इन्हें रिफॉर्म कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और सुपर हीरो भी इनको कहा जाता है। सती प्रथा के बाद राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में आत्मीय सभा का गठन कर समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार कराने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को दोबारा शादी कराने का मौका दिया जाएगा, और संपत्ति जैसे अधिकार इत्यादि अधिकार उनमें शामिल थे। वो चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आए, महिलाओं को एजुकेशन मिले, वो भी शिक्षित हो, और अंग्रेजी, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट भी स्कूलों में पढ़ाए जाएं, कॉलेजों में पढ़ाए जाएं, क्योंकि शिक्षा के दम पे ही समाज को बदला जा सकता है। 1882 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण कराया, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए इन्होंने, जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था। और आखिरकार इन्होंने इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को दुनिया को अलविदा कह दिया।